प्रतिलेखन संख्या 14, 15, 16 रहेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, इसमें दो मत नहीं। भारतीय राजनीतिक ढांचा उस आम व्यक्ति के मत पर ही खड़ा है जो हर 5 साल बाद चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को संसद में भेजता है। वास्तविकता यह भी है कि इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिज्ञ भी आम आदमी की ज़रूरत और उसके अधिकारों का प्रश्न खड़ा करते हैं। ठीक इसी तरह नौकरशाही और व्यावसायिक मीडिया तथा सामाजिक संगठन स्वयं को खड़ा करने की शुरुआत उस आम आदमी को लेकर करते हैं जो बाद में उनके लिए केवल वस्तु के अलावा और कुछ नहीं है। वास्तव में यहाँ यह समझना जरूरी है कि आखिर यह परिवर्तन क्यों हो जाता है। तो इसका एक सरल सा उत्तर है कि इस पूरी प्रक्रिया में वह आम आदमी कहीं भी नेतृत्व करने की स्थिति में न आता है, न उसे नेतृत्व लेने की स्थिति खड़ी की जाती है। चूँकि यह बहुसंख्यक वर्ग है और इसी के आधार पर स्वयं को विकसित करना राजनीति की ज़रूरत है, इसलिए इस आम वर्ग को यह अनुभव कराया जाता है कि राजनीति का आधार सामान्य जन ही है। लेकिन जब नीतियां लागू करने की बात आती है और विकास का प्रश्न खड़ा होता है तो राजनीति पूरी तरह उस वर्ग को आश्रय देती है और उसके अनुकूल नीतियां लागू करती हैं जो तत्काल में स्वार्थ सिद्ध करने की स्थिति में हों। चाहे अनचाहे पूरा तंत्र भी राजनीति के साथ हो जाता है, क्योंकि उसकी स्वयं की ज़रूरत भी कहीं न कहीं तत्काल ही है और जिसका समाधान सिर्फ तत्काल में है, अपने अनुकूल या अपनी सहूलियत से निर्णय लेने से है। लेकिन वही जब विरोध या भ्रष्टाचार जैसे आरोप की बात इस वर्ग में से कोई खड़ा करता है तो सामान्य जन को तो अपने साथ वह खड़ा ही नहीं कर पाता है, उल्टे उसे आसपास उसके अपने वर्ग के लोग सिवाय सब चीज़ को अपने अनुकूल बनाने की स्थितियां कुछ इस तरह पैदा करते हैं जिसमें सहमति का भाव बनता है। यानी संघर्ष या विसंगतियों को दूर करने की जगह विसंगतियों और असमानता के प्रति अभ्यस्तता समाज के अंदर दिखाई देने लगती है। यहीं से भ्रष्टाचार को मान्यता भी मिल जाती है और राजनीति अपने तरीके से निरंकुश हो जाती है। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या उसी राजनीति और तंत्र का सहारा लेना आवश्यक है जिसे व्यवस्था ने स्वयं के लिए बनाया है। सभाध्यक्ष महोदय, मैंने जब पर्यावरण शब्द सुना भी नहीं था उससे बहुत पहले से ही मैं उस विषय में गहरी रुचि रखती हूँ और अब मेरा खुश होना स्वाभाविक है कि लोग इस खतरे के प्रति सजग हो गए हैं जो हमारी इस दुनिया के सामने मुंह बाएं खड़े हैं। मुझे मालूम है कि ऐसे श्रोता वर्ग के सामने मैं बोल रही हूँ जो विचारों की दृष्टि से बदला हुआ है और मैं बहुत सी बातें कहूँगी जो आप अच्छी तरह जानते हैं, मगर ये और बड़े श्रोता वर्ग के सामने आनी चाहिए। इसका कारण यह भी है कि सारे देश में अभी तक इस विषय पर काफ़ी जागृत नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि यह समिति सारे देश की और विशेष रूप से हमारे नव युवकों की इस आंदोलन में रुचि जगाने और उन्हें इसमें सम्मिलित करने में सफल होगी। जब मनुष्य को पहली बार यह पता चला कि वह प्रकृति को अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है, तभी से उसने
अपने पर्यावरण से खिलवाड़ शुरू कर दिया। मनुष्य भी प्रकृति का ही एक अंश है और वह इस पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों में से एक है, लेकिन उसने अपने को इसके शोषण का अधिकार मान लिया है। हस्तक्षेप के कारण बहुत सारे ऐसे भयानक परिवर्तन हो गए हैं जिनसे हमारे जीवन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा है जितना पहले मनुष्य की और किसी गतिविधि से नहीं पड़ा था। अतः आज हम जिन पर्यावरण संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके न जाने कितने पहलू हैं। मानव व्यवस्था की आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं से लेकर प्राकृतिक साधनों के उपयोग और प्रकृति को नष्ट किए बिना उसके संरक्षण तक विविध पहलू हैं। इस बारे में पहले एकदम नाक भौं सिकोड़ने का जो तरीका था वह बदला अवश्य है, पर कुछ लोग अभी तक यह समझते हैं कि प्रकृति की रक्षा और पर्यावरण के बारे में सोचना एक प्रकार की सनक है। कुछ चीते या गैंडे या कुछ किस्म के पौधे यदि खत्म हो गए तो इसमें चिंता की क्या बात है। आपके विचारणीय विषयों के परिचय में इसका उत्तर दिया गया है। ऐसा वातावरण जिसमें पशु और पौधे खत्म हो जाएं, वह मनुष्य जाति के लिए भी सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा यह भी यही मनोवृत्ति है जो मनुष्य की एक जाति को भी दूसरी जाति से श्रेष्ठ मानती है। प्रदूषण 4 कारणों से होता है। सभाध्यक्ष महोदय, वर्तमान प्राकृतिक परिस्थितियां, जनसंख्या, उत्पादन व उपयोग का स्तर और प्रौद्योगिकी का स्तर व उपयोग, उद्योग बहुल देशों की पर्यावरण संबंधी समस्याएं पूर्ववर्ती दुरुपयोग का परिणाम है। दूसरी तरफ विकासशील देशों की ये समस्याएं मुख्यतः इस पर निर्भर करती हैं कि वहाँ मशीनों का उपयोग या दुरुपयोग किस पर किया जा रहा है। निर्धन देशों या समाजों में अपर्याप्त विकास और अटूट निर्धनता, अशुद्ध पेयजल, कुपोषण, सफाई का अभाव, अपर्याप्त मकान और बीमारी जैसी समस्याएं हैं। जैसा कि अर्थशास्त्रियों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने यह बतलाया है कि विकास इनमें से अधिकांश समस्याओं की जड़ नहीं बल्कि इलाज है। निर्धन देश आयोजित विकास को अपने उन्नत जीवन का साधन न माने, यह हो नहीं सकता। इस प्रकार के आयोजन में विकास के लक्ष्यों के बार बार आंकने की व्यवस्था रहनी चाहिए और लक्ष्य है निश्चित रूप से सामाजिक और मानवीय आवश्यकताएं, जैसे कि स्वास्थ्य, मकान, साफ जल, वायु तथा सुंदर प्राकृतिक वातावरण को जुटाना। हमें एक ही आयाम के इस मापदंड को छोड़ देना चाहिए कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि ही विकास है। हमारा बल संपूर्ण मानव जीवन की गुणवत्ता उन्नति पर होना चाहिए, न कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों की परिमाणात्मक वृद्धि पर। हमारे सामने जो मुख्य प्रश्न है उससे हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता कि हमें बुनियादी सुविधाएं और बेहतर रहन सहन अपने लोगों के लिए अवश्य उपलब्ध कराने हैं और ऐसा करते हुए उन्हें प्रकृति और अपने पर्यावरण से दूर नहीं हटाना है, न प्रकृति और उसके सौंदर्य, ताजगी और शुद्धता को नष्ट करना है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत अनिवार्य हैं। जैसे जैसे हमारा अधिकाधिक विकास होगा, शायद हमें यहाँ भी विकसित देशों की तरह पर्यावरण संबंधी समस्याएं खड़ी होती जाएंगी। दूरदृष्टि और कल्पनाशील भौतिक आयोजन से बहुत से संभावित खतरों से बचा जा सकता है या उन्हें काफ़ी कम किया जा सकता है। आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में हमारी चिंता इतनी न हो कि हमें
निर्धनता या प्रदूषण में से एक को अवश्य चुनना पड़े। अधिकांश लोगों के लिए प्रगति पश्चिम की नकल का पर्याप्त बन गया है, लेकिन जहाँ कहीं भी हमने अपनी परिस्थितियों की ओर आंख बंद करके काम किया है, वहाँ सुखद परिणाम सामने नहीं आए हैं। अब हम इस बात पर गंभीरता से विचार करें कि आखिर हम किस प्रकार की प्रगति की आशा करते हैं। स्टॉप।